हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है मैन्योर्स, जिसका पार्ट 3 जो है हम करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैन्योर्स के ऊपर 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें प्लीज़ पहले जरूर देखिए, उसके बाद इस क्लास को आप देखना। ये आपका आज पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स है वहां पर एक लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, उससे प्रॉपर नोट्स जो है आप बना लीजिएगा। इसके अलावा जो है हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अर्थवॉर्म यानी केचुए को देखा है? बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने केचुए को देखा होगा। देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है? आपके अर्थवॉर्म है, यानी कि केचुआ जिसे कहा जाता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि केचुओं को यानी अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं? हम जनरली जो है आपका किसानों का दोस्त कहा जाता है, यानी फार्मर्स फ्रेंड जो है इन्हें बोलते हैं, किसानों का दोस्त इन्हें बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो मैंने आपको कंपोस्ट के बारे में पढ़ाया था। कंपोस्ट यानी कि जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, लाइक सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, फसल के अवशेष हो गए, है ना। इसको हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन इसका जब करते हैं तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के बाद जो हमें खाद मिलती है, जो हमें मैन्योर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्म, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। लेकिन यही माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन यानी कि जो कंपोस्ट बनाने का तरीका है, अगर कंपोस्ट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, केचुए का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो ये मैंने एक आपको ओवरऑल आइडिया दिया, एक छोटा सा बेसिक आइडिया दिया, जिससे आपको आपके मन के अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट की एक इमेज बन जाए। कंपोस्ट मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आप सभी को अच्छे से पता है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जब हम क्या करते हैं, अर्थवॉर्म का प्रयोग करते हैं, केचुए का इस्तेमाल करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं। बात सिंपल सी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको आपको समझना है और उसी तरीके से एग्जाम के अंदर लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। टर्म क्या आपकी? पहली है वर्मी कल्चर, देन दूसरा आपका यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ है वर्मी कास्ट, और देन आपका जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने 99% बच्चे ने केचुए को देखा होगा, अर्थवॉर्म को देखा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये अर्थवॉर्म एक्चुअल में क्या करते हैं, तो ये अर्थवॉर्म जो है जमीन के अंदर जाकर, यानी जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर इस तरीके से रहते हैं, और मिट्टी में जो भी इनको खाने का सब्सटेंस मिलता है, यानी कि जो है जो भी आपकी पत्तियां मिलती हैं या जो है आपकी मिट्टी मिलती है या कोई भी रॉ मटेरियल इनको मिलता है, उसको वो ये खाते हैं। और खाने के बाद आपने देखा होगा इस तरीके का क्या है, ये एक्सक्रीटा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा ऐसी मिट्टी जिसमें क्या आपके छोटे छोटे दाने से बने रहते हैं, वो किसका होता है? इन केचुए का ही एक्सक्रीटा होता है। तो नेचर के अंदर क्या है, ये ऑलरेडी आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मिट्टी के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर बात करें हम कल्चर की, यानी कि अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, इनको बहुत सारा खाना हमने दे दिया खाने को, मान लीजिए ये पूरा का पूरा मैंने खाने से भर दिया, रॉ मटेरियल से भर दिया, तो वहां पर क्या आपका एक केचुआ, दो केचुए, तीन केचुए काम कर पाएंगे? नहीं। वहां पर हमको बहुत सारे अर्थवॉर्म चाहिए होंगे, बहुत सारे केचुए चाहिए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन केचुए की खेती करनी पड़ेगी। केचुए की खेती का मतलब क्या है, यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन्हें जो है इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और संख्या को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें आर्टिफिशियली जो है आपका कल्चर करना पड़ेगा। आर्टिफिशियली क्या है, इनकी खेती करनी पड़ेगी। तो वही क्या कहलाता है, आपका वर्मी कल्चर कहलाता है। अभी लिखना कैसे वो आगे मैं थ्योरी दे दूंगा, फिलहाल समझ लीजिए। यानी कि आपका कल्चर का मतलब क्या है, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ या फिर कल्चरिंग ऑफ अर्थवॉर्म कह लीजिए। कल्चरिंग ऑफ अर्थवॉर्म क्या कहलाती है, आपका जो है कल्चरिंग ऑफ अर्थवॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म।
उसे क्या कहा जाता है, जनरली आपका जो है वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, कल्चरिंग ऑफ अर्थवॉर्म क्या कहलाएगा आपका, वर्मी कल्चर कहलाता है। यानी कि कल्चरिंग ऑफ अर्थवॉर्म का कहने का मतलब यहाँ पर सिंपली यही है कि इनकी संख्या को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको हो सकता है नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि जो अर्थवॉर्म होते हैं ना, ये आपके कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं, या फिर आपका कह लीजिए बायसेक्सुअल नेचर के होते हैं। कहने का मतलब यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक केचुआ है, ये आपका मेल पार्ट भी उसका होगा, इसके अंदर फीमेल पार्ट भी होगा। जैसे हम अपनी बात करें, हम क्या है, मेल है, गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो जनरली क्या है, फीमेल है। तो जनरली क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग अलग है कि नहीं। इसी तरीके से पौधे भी आपके ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है। लेकिन अर्थवॉर्म्स जो है, इनके अंदर क्या है, मेल और फीमेल पार्ट एक में ही पाया जाता है। और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट नेचर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट जो है बोला जाता है। यानी कि इनके अंदर जनरली क्या आपकी बायसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। कहने का मतलब इनमें मेल पार्ट भी पाया जाता है, फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। तो ये इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, कल्चर से रिलेटेड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, अर्थवॉर्म को कल्चर कर लिया, बहुत सारा उनका नंबर जो है बना लिया। अब क्या करेंगे, अब इन अर्थवॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन अर्थवॉर्म्स को जो है खाने के लिए देंगे। लाइक जो भी आपका रॉ मटेरियल है, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। अब ये मत कहना कि सर ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या होता है। कहने का मतलब फलों के जो है आपके अवशेष, सब्जियों के अवशेष, पत्तियां वगैरह जो भी हैं, वो इनको क्या करेंगे, हम खाने के लिए देंगे। ठीक है, तो फिर ये केचुए क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे, क्योंकि इनको भी क्या करना है, सर्वाइव करना है, उसके लिए उसको ये खाएंगे। और जब ये खाएंगे तब उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये आपके 2 नंबर पे जाएंगे, है ना। जैसे हम लोग जो है खाते हैं, उसके बाद 2 नंबर जाना पड़ता है, सेम उसी तरीके से ये लोग भी खाएंगे और 2 नंबर करेंगे। तो जो 2 नंबर ये करते हैं ना, वो 2 नंबर क्या कहलाता है, वर्मी कास्ट कहलाता है। यानी कि इनका जो एक्सक्रीटा होता है, या फिर कह लीजिए हिंदी में पोटी, यानी इनकी जो पोटी होती है वो जनरल, ये पोटी मैंने वैसे आपका लोकल लैंग्वेज में लिख दिया समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम में मत लिखे आ जाना पोटी। ठीक है, तो एक्सक्रीटा का मतलब क्या है, यानी सॉरी वर्मी कास्ट का मतलब क्या है, यानी जो इनके द्वारा एक्सक्रीटा निकाला जाता है, जो इनके द्वारा वेस्ट निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका वर्मी कास्ट कहलाता है। खाने के बाद वेस्ट निकालेंगे उसे हम क्या कह देंगे, वर्मी कास्ट कह देंगे। अब यही वर्मी कास्ट जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं, हम वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं। यानी वर्मी कंपोस्ट क्या है, आपका एक मैन्योर है, या फिर कह लीजिए आपका एक जनरली क्या है, टाइप ऑफ कंपोस्ट है, जो कि जनरली क्या है, टाइप ऑफ कंपोस्ट मेड बाय अर्थवॉर्म। यानी कि कह लीजिए क्या, अर्थवॉर्म के द्वारा क्या है बनाई गई कंपोस्ट जो है वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। बात समझ में आई। यानी कि केचुए के द्वारा, अभी हिंदी वाले भाई परेशान मत हो, हिंदी में यहाँ पर दोनों टर्म लिखी हुई हैं, ये मैं यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो परेशान ना हो, है ना। अभी आपको मिल जाएगा, बायलैंग्वेज में मिल जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट का मतलब यानी कि टाइप ऑफ कंपोस्ट मेड बाय अर्थवॉर्म, यानी कि वो कंपोस्ट जो केचुए के द्वारा बनाई जाती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस था ना, जो इतना हमने ताम झाम किया, यानी कि केचुओं को जो है मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उनको खाने के लिए दिया, खाने के बाद उनकी पोटी को इकट्ठा किया, पोटी को इकट्ठा करने के बाद फिर उससे कंपोस्ट बना, देन कंपोस्ट बना और उसको फिर हमने एज अ मैन्योर के रूप में प्रयोग किया, खाद के रूप में प्रयोग किया। तो ये सारा तामझाम हमने किया है, यानी कि उन्हें खाने से देने से लेके आपका कंपोस्ट बनने तक का जो प्रोसेस था वो क्या कहलाता है, आपका वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, आपका प्रोसेस है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, आपका एक प्रोसेस है, या कह लीजिए एक प्रक्रिया है, जिससे जनरली क्या हो रहा है, जिससे जो है आपका कंपोस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि कौन सी कंपोस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी को ये चारों टर्म समझ आ गई हैं, बताओ। सभी बच्चों को ये चारों टर्म क्लियर हो चुके हैं। एक बार मैं फटाफट यहाँ पर बता देता हूँ दोबारा से। देखिए, वर्मी कल्चर का मतलब होता है अर्थवॉर्म की खेती करना, यानी केचुए की खेती करना। केचुए की खेती करने से मतलब क्या है, इन्हें हम जमीन में उगाएंगे नहीं, जमीन में फसलों की तरह नहीं उगाया जाएगा।
केचुए की कल्चर से मतलब या केचुए की खेती से मतलब है, यानी इनके नंबर मल्टीप्लिकेशन को हम इंक्रीज करेंगे, इनके नंबर को बढ़ाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इनको खाने के लिए देंगे, खाने के बाद ये पोटी करेंगे, वो पोटी क्या कहलाएगी, इनकी वर्मी कंपोस्ट वर्मी कास्ट कहलाएगी। वर्मी कास्ट जब ये कलेक्ट कर लेंगे तो उससे जो खाद आपकी इकट्ठी होगी वो खाद क्या कहलाएगी, वर्मी कंपोस्ट कहलाएगी। देन आपका ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग जो है बोला जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए यहां पर मैं दिखा देता हूं कि आपको यहां पर एग्जाम के अंदर लिखना क्या। देखिए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जनरली क्या आएगा, अगर आया यहां से, ठीक है, अदरवाइज तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन मैन्योर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी मैन्योर के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। तो 15 नंबर का अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये आपकी तीसरी क्लास है मैन्योर की, ये आपकी तीसरी क्लास है मैन्योर की। तो सोचो 3 क्लास के अंदर मैंने आपको कितना पढ़ा दिया है, तो जितना मर्जी आप लिख लो वो आपका कम ही पड़ जाएगा, है ना। तो 3 क्लास से मैं करवा चुका हूं। या फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, मैन्योर के अंदर से पूछा जाएगा डायरेक्ट कि डिफाइन वर्मी कंपोस्ट, यानी वर्मी कंपोस्ट क्या है उसके बारे में बताइए, वर्मी कंपोस्ट क्या है इसके बारे में बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट आपकी वो कंपोस्ट है जो कि केचुए के द्वारा, यानी वर्मी कंपोस्ट कह दिए, वर्मी कंपोस्ट एक तरह की खाद है जो कि केचुए के द्वारा यानी अर्थवॉर्म के द्वारा बनाई जाती है। केचुए की खेती करना जो है वो आपका वर्मी कल्चर कहलाया जाता है। केचुए के जो एक्सक्रीटा होता है उसे हम वर्मी कास्ट कहते हैं। देन आपका केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाई जाती है, और जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। अब ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब इसको आप कहानी तो बना सकते हो ना। बहुत से बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि सर थोड़ा सा ना डिटेल में बताओ। भाई इतनी चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा यूट्यूब छान मारो, और इवन आपके कॉलेज के अंदर भी इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देना तो मैं कह रहा आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना छोड़ देना। आपको इससे ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, और जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ इतना कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, है ना। अब आप इस बात के लिए परेशान ना हो कि सर आप ये चाहते हैं कि मैं ये जो लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसे मैं पूरे बोर्ड पर लिख के लाऊं। तो एक बात बताओ, इससे अच्छा फिर क्या है, आप एक काम करो, बुक खरीदो और बुक से पढ़ लो। तो बुक से पढ़ने में और यहाँ से पढ़ने में यही तो फायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास ये नोट्स रहें। नोट्स का मतलब क्या होता है, यानी शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे आप उसमें नजर डालो, फटाफट आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, और उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम के अंदर लिख के आ जाओ, ताकि आप एग्जाम अच्छे से लिख सको। अब आप चाहो कि पूरी थ्योरी पूरी आप पढ़ के फिर एग्जाम लिख के आओ, भाई एग्जाम आपके इस तरीके से नहीं होंगे। हर एक सेमेस्टर में आपके 10-10, 11-11 सब्जेक्ट हैं, बताओ डिटेल में आप कैसे पढ़ लोगे। डिटेल में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, मैं बस नोट्स आपको शॉर्ट में बनाने को बोल रहा हूँ, और इतना शॉर्ट में भी बनाने को नहीं बोल रहा हूँ जितना मैं आपको ओवरऑल जो है जो आपका डिटेल में नोट्स भी दिए जा रहे हैं, है ना। तो आप परेशान ना हो, जिन बच्चों की शिकायत है मैं चाहता हूँ उनकी ये शिकायत ना रहे। उनकी शिकायत है कि सर नोट्स थोड़े डिटेल में दीजिए, डिटेल में है बेटा, ऑलरेडी डिटेल में है। तो आप परेशान ना हो, मैं जिस स्टेज में आप हैं उस स्टेज से मैं निकल चुका हूँ, तो आपकी उन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। कहने का मतलब आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्लियर है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये बोलना ज़रूरी था क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे इस बात को लेके। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि दीज वर्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल स्क्रैप, फूड वेस्ट एंड बेडिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस वर्मी कास्ट, है ना। ये अगला पेज तो नहीं, हाँ ठीक है। तो ये जनरली क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बताया था कि आपका ये क्या है, केचुए है मिट्टी के अंदर। ये केचुए क्या करेंगे, चीज़ों को खाएंगे। खाने के बाद आपने खेतों के अंदर देखा होगा, जो बच्चे जिनके घर में खेती होती है या जिनके घर में या फिर आपके कह लीजिए किचन गार्डन वगैरह है, यानी कि घर में ही कहीं थोड़ी बहुत आपके सब्जी वगैरह लगाई हुई है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मिट्टी के सतह पर जनरली क्या है, इस तरीके से आपका कह लीजिए छोटे छोटे से मिट्टी के डेले पड़े रहते हैं। वही क्या होता है, इन केचुए का एक्सक्रीटा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका वर्मी कास्ट कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसे क्या कहा जाता है, आपका वर्मी कास्ट कहा जाता है। और इसी को हम जनरली आपका जैसे हिंदी में भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर वर्मी कास्ट ही है, या केचुए की खाद इसी को कहते हैं, क्योंकि यही आपकी कलेक्ट करके क्या है, वर्मी कंपोस्ट जो है बनती है। बात समझ में आ गई है। तो वर्मी कंपोस्ट देखिए यहाँ पर लिख दिया, वर्मी कंपोस्ट क्या है भाई, इसकी लाइन इतनी ही लिखेंगे। अभी आगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में और चीजें मैं बताऊंगा, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताऊंगा। तो वर्मी कंपोस्ट
इज द कंपोस्ट मेड यूजिंग अर्थवॉर्म, यानी कि वर्मी कंपोस्ट वो खाद है या वो कंपोस्ट है जो कि केचुए के द्वारा बनाई जाती है ना। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट बता दिया था ऑलरेडी मैंने। अब आ जाता है आपका यहाँ पर क्या है, वर्मी कल्चर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यानी द प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि जो खाद बनाने का प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो आपकी वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। और एंड द रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स ऑफ द पर्पस इज कॉल्ड वर्मी कल्चर, यानी कि इस प्रक्रिया को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया को? वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। और इस उद्देश्य के लिए केचुए का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है, यानी केचुए को पालते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। जैसे आपने पोल्ट्री फार्म सुना होगा, है ना। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री का मतलब, पोल्ट्री फार्म का मतलब यानी कि वहां पर क्या है, मुर्गियों को पाला जाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्यों करते हैं? ताकि हमें उनसे अंडे मिल सके, उनसे मांस मिल सके, इसीलिए ना, तो उसको हम पोल्ट्री फार्म बोल देते हैं। सेम उसी तरीके से ये आपका क्या है, वर्मी कल्चर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्थवॉर्म्स को पालते हैं, उनको कल्चर करते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चारों टर्म आपकी क्लियर हो चुकी हैं। बहुत देर से मैं यही चार चीजें आपको समझा रहा हूं और इतनी बार रिपीट कर देता हूं कि आपको ऑलमोस्ट याद भी हो जाती होंगी, है ना। एक आधी बार रिवाइज करेंगे, परमानेंट आपको ये चीजें याद रहेंगी। बताओ सभी को क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि वर्मी कल्चर के लिए या फिर कह लीजिए वर्मी कंपोस्ट के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन से केचुए प्रयोग में लिए जाते हैं। आप जनरली देखते होंगे जो केचुए आपको दिखाई देते हैं ना खेत के अंदर, जनरली वो केचुए हम वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रयोग में नहीं लेते हैं। केचुए की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, जहाँ जो है अलग अलग केचुए, अलग अलग प्रकार के केचुए होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम प्रयोग में लेते हैं। हमें एक ऐसा केचुआ प्रयोग में लेना है जो कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा खा सके और ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके। कहने का मतलब वो क्या, आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा को क्या कर सके, आपका वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। ऐसा थोड़ी चाहिए कि भाई ठीक है उसको खाने के लिए दे दिया, 10 दिन तक वही खाया जा रहा है, आराम आराम से काम किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो कि जल्दी जल्दी खाए, जल्दी जल्दी निकाले और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी क्या हो, उस कंपोस्ट की ज़्यादा हो, यानी उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट आपके ज़्यादा हो। न्यूट्रिएंट मतलब कि यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की बात हो रही है। कभी ये सोचो कि हम लोग इसको खा के फिर हमें ताकत मिलेगी, नहीं, पौधों को ताकत मिलेगी उससे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपके केचुए की दो प्रजातियां प्रयोग में ली जाती हैं। एक है आपका एसिना फेटिडा, दूसरी आपकी एड्रियुलस से आपका एविगेनी। अब एग्जाम के अंदर क्या लिखना है, एग्जाम के अंदर आपको हेडिंग डालनी है कि स्पीसीज यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्ट। क्या हेडिंग डालनी है आपको, देखिए इस तरीके से लिख देना, स्पीसीज यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्ट, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन सी स्पीसीज जो यानी कि जो है आपकी स्पीसीज प्रयोग में ली जाती हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुए की प्रजाति प्रयोग में ली जाती हैं। तो उसके बाद नीचे लिख देंगे पहली प्रजाति आपकी एसिना फेटिडा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे आपका टाइगर बिगलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे टाइगर बिगलर भी कहा जाता है, बिगलर भी बोला जाता है। देन इसके अलावा इसको रेड बिगलर के नाम से भी जाना जाता है भाई, रेड बिगलर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। वैसा क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको, रुकिए। ठीक है, रेड बिगलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं एड्रियुलस एविगेनी, इसे क्या कहा जाता है, आपका अफ्रीकन, इसे क्या बोलते हैं, अफ्रीकन नाइट क्रोलर बोला जाता है, अफ्रीकन नाइट क्रोलर बोला जाता है। भाई इनका नाम यही है, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में इनका नाम यही है, अफ्रीकन नाइट क्रोलर कहते हैं। ये भाई डब्लू है, ठीक है, ये क्या है आपका, चलिए मैं दोबारा से कर देता हूं, अफ्रीकन नाइट क्रोलर जो है इसे कहा जाता है। अब देखिए इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया, ऑब्वियस सी बात है, जैसे इनके नाम है कुछ ना कुछ कैरेक्टर इनके मैच होते होंगे। टाइगर बिगलर, टाइगर आपने देखा है, टाइगर के शरीर पे क्या होती है, धारियां होती हैं। आप देखेंगे इसके यहाँ पर आपके बॉडी पे क्या है, आपको रेड रेड कलर की धारियां नजर आ रहे होंगे, यानी छल्ले नजर आ रहे होंगे, जैसा कि आपको देख सकते हैं। ठीक है, देन रेड बिगलर वही आपका दो लाल रंग के छल्ले नजर आ रहे हैं, और ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एसिना फेटिडा इसका साइंटिफिक नेम है। टाइगर बिगलर या रेड बिगलर ये प्रजाति है केचुए की जो प्रयोग में ली जाती है। और इंडिया के अंदर अगर इन दोनों में से भी बात करूं तो सबसे ज्यादा ये प्रजाति जो है वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसकी जो अगर मैं कहूं इसका कलर कैसा होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका कलर कैसा होगा, तो रेडिश
ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का क्या है ये आपका होता है। तो अगर आपको मान लीजिए डिटेल में लिखना है इसके बारे में, तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे कि पहली प्रजाति जो है वो आपकी एसिना फेटिडा है। इसे हम रेड विगलर या टाइगर विगलर के नाम से भी जानते हैं। इसका कलर जो है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसकी लेंथ जो है वो आपकी कितनी होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ होती है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 5 से 10 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। क्या आप इतने पॉइंट नहीं लिख सकते? 5 से 10 सेंटीमीटर अगर मैंने यहाँ हिंट दे दी है, क्या आप इसका सेंटेंस नहीं बना सकते कि 5 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है? 5 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, इतना बना सकते हो ना। अगर इतना नहीं बना सकते तो भाई बीएससी में आप कैसे आ गए? इतना तो आप कर ही सकते हैं सभी बच्चे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो अब मैं यहां पर ये लिखने की जगह कि 5 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, या फिर अर्थवॉर्म की लेंथ जो है 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, इतना लंबा लिखने की वजह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। तो इससे क्या है, आपका भी टाइम बचा, मेरा भी टाइम बचा, और आपकी चीजें क्लियर होगी। आगे जब आप रिविजन करेंगे तो 5 से 10 सेंटीमीटर पता चल चुका है इसकी क्या है लंबाई, इसकी क्या है लेंथ है ना, इसकी क्या है लेंथ है। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है जनरली आपकी लेंथ, या फिर इसे क्या कहेंगे हम, लंबाई कहेंगे। क्लियर हो गया बात? आगे देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका अफ्रीकन नाइट क्रॉलर ब्लैक कलर का है। अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के ही होते हैं। और आपका जनरली जो है, बस इसके बारे में और ज़्यादा नहीं है। ये अफ्रीकन नाइट क्रॉलर जिसका जनरली क्या है डार्क ब्राउन कलर लिख लीजिए। इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर जो है इसका देखने को मिलता है। तो ये दोनों प्रजातियां क्या है वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, वहां से परेशान मत होइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी कि वर्मी कंपोस्ट बनाई कैसे जाती, जो वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस की बात कर रहा था ना उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका केचुए का बेड है, केचुए का बेड है। हालांकि इनके बेड में और हमारे बेड में फर्क ये है कि हम अपने बेड पर क्या करने जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम अपने बेड पर आराम करने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। लेकिन इनका जो ये बेड है ना, यहाँ पर इनसे काम लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जनरली क्या है इनसे काम लिया जाता है। तो आपको इनका यानी कि एग्जाम के अंदर नेक्स्ट हेडिंग कौन सी डालनी है, बेड साइज जो है आपको हेडिंग डालनी है। बेड साइज आपको हेडिंग डालनी है, या फिर आप लिख दीजिएगा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया। तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि इस तरीके से अगर आप डब्बा सा बना सकते हैं, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, तो बना देना और लिख देना कि इसकी जनरली जो लेंथ होती है, यानी कि इसकी जो लेंथ देख रहे हैं, या फिर ये आपकी लेंथ होगी इसके अंदर, है ना। पिक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ आपकी कौन सी होगी बताइए। पिक्चर के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसकी लेंथ कौन सी है, ये वाली है। तो ये लेंथ आपकी कितनी है, जनरली जो है 10 फीट जो है आपकी जनरली लेंथ देखने को मिलती है। 10 फीट क्या है आपकी इसकी लेंथ देखने को मिलती है। 4 फीट इसकी जो है चौड़ाई होती है, 2 फीट क्या है इसकी ऊंचाई होती है। यानी 10 फीट क्या है इसकी लेंथ होगी, और आपकी 4 फीट जो है इसकी जनरली क्या होगी, यहाँ पर 4 फीट क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और 2 फीट क्या है इसकी जो है यहाँ पर 2 फीट क्या हो जाएगी इसकी जो है हाइट हो जाएगी। तो ये क्या है इसका बेड बनाया जाता है, तो इसके अंदर क्या है वो आपका भर दिया जाता है कवाड़ा, यानी कि जो उसका खाना है वो खाना भरने के बाद इसी के अंदर क्या है केचुए छोड़ दिए जाते हैं। कितने केचुए छोड़े जाते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 2000 केचुए क्या है आपके छोड़े जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या है 2000 केचुए जो है आपके छोड़े जाते हैं। तो ये आपको इसका साइज याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये फिट के अंदर दी हुई है, ये वैल्यू किसके अंदर दी हुई है आपकी फिट के अंदर दी हुई है। मान लीजिए आपको मीटर में लिखनी है तो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, मैं कन्वर्ट में कर देता हूँ। 1 फीट जो है यानी कि 1 फीट आपका लगभग कितना 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो बेड साइज आपका क्या था बताओ, बेड साइज अभी मैंने बताया, बेड साइज क्या था, बेड साइज था जनरली आपका 10 4 2 फीट जो था, है ना। तो चलिए अब इसको जो है सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 4 3 12 120 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 दूनी 60 यानी कि 30 दूनी 60 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। अब मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, 3 मीटर आ जाएगा, क्योंकि
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3 मीटर आ गया। ये आपका कितना हो गया 1.2 मीटर हो गया। ये आपका कितना होगा 0.6 मीटर हो गया। ये मीटर में वैल्यू होगी। तो लिखिए मैंने तीनों में बता दिया, जिस मर्जी में आपको आसानी से याद होता हो वो आप लिख देना, ठीक है, एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट है इसके बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए आपका जनरली टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए होगी। भाई एक बात बताओ, हम इंसान हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है हम खाते पीते भी हैं और काम भी करते हैं, तो काम करने के लिए या जिंदा रहने के लिए हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होगा। क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड में आपको भेज दिया जाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी में भेज दिया जाए तो पिघल कर लावा बन जाओगे, आप पिघल जाओगे बिल्कुल, है ना, तो जिंदा नहीं रह सकते। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको केचुए से काम लेना है, वर्मी कंपोस्ट उनसे बनवानी है, तो उन्हें एक प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपर मॉइस्चर देना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपर जो है आपका पीएच देना पड़ेगा। पीएच का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको ऑलरेडी बताता हूँ। देखिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इन्हें, 18 से 35 डिग्री सेल्सियस क्या है इन्हें आपकी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 18 से 35 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर चाहिए होगा। मॉइस्चर क्या आपका 60 से 70% क्या आपका मॉइस्चर होना चाहिए। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, इधर ध्यान दोगे सबके सब। तो 60 से 70% क्या है मॉइस्चर होना चाहिए। कहने का मतलब जो मैंने अब ये बेड दिखाया था ना, ये बेड दिखाया था, इसके अंदर जो हमने खाना भरा है इसके अंदर क्या है 60 से 70% क्या है नमी होनी चाहिए। अब बात आ जाती है पीएच। पीएच आपका क्या होता है, यानी कि पीएच का मतलब क्या है आपका पीएच ही होता है भाई, वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन होती है, जो कि आपने जो है केमिस्ट्री के अंदर 11वीं 12वीं में पढ़ी थी, तो हम वहां पर नहीं जाते हैं। जनरल बताओ, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, तो वो कैसा है आपका, उसका पीएच कितना होता है 7 से कम होता है और एसिडिक नेचर का होता है ना। साबुन जो है आपका जनरली वो कैसा होता है बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, साबुन कैसा होता है बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या एसिडिक बेसिक आपने सुनी होगी टर्म, है ना, तो वो क्या आपके पीएच होते हैं। तो अगर क्या पीएच बहुत कम होता है या ज़्यादा होता है तो वो केचुए के लिए अच्छा नहीं होता है, वो केचुए को नुकसान पहुंचाता है। आप में से अगर कुछ बच्चों ने देखा होगा तो जनरली क्या है, जैसे ये केचुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए इधर चलता हुआ आ रहा है, अगर इसको रोकना है तो या फिर इसको मारना है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर सॉल्ट यानी नमक को छिड़क दो। अगर जैसे ही आप इसके ऊपर नमक डालेंगे ना, ये बेचारा मर के सिकुड़ के इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्किन आपने देखनी है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। तो जैसे ही किसी मतलब ऐसे कॉन्टेक्ट में आती है जो कि क्या है आपका एसिडिक या बेसिक नेचर का होता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, जिंदा नहीं रह पाता, वो मर जाता है। जैसे हमको अगर चोट लगती है तो हम मान लीजिए अपने शरीर पे क्या करें, अगर मान लीजिए चोट लगती है उसके ऊपर नमक गिर जाए, मिर्ची लग जाए, मिर्ची गिर जाए तो लगेगी ना मिर्ची, मिर्ची की तो वैसे भी लग जाती होगी, है ना, तो मिर्ची लगेगी ना। तो जनरली क्या है ये आपका जो है, ये क्या है आपका केचुए को एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होगा इसके सरवाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए। चलिए एक मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, सुनो। जनरली जब मैं छोटा था, छोटा इन द सेंस जब स्कूल टाइम में जाता था उस टाइम की बात है, तो हमारा एक एक्चुअल में हमारा क्या बिजनेस था, हमारा क्या था बिजनेस था, किस चीज़ का बिजनेस था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, यानी नर्सरी थी हमारी, ठीक है, नर्सरी के बारे में पता है ना, पेड़ पौधे वाली हमारी नर्सरी थी। तो जैसे ये हमारी नर्सरी है और इधर ही क्या है हमारा जो है कमरा बना हुआ था, यानी उस समय हम इतने ज़्यादा मतलब घर वगैरह हमारे पास ठीक ठाक नहीं था, तो कमरा बना हुआ था। तो जैसे बरसात के समय क्या होता था, बरसात के समय मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर पानी भर जाता था। अब ये केचुए भाई ये सांस लेने, इनको भी सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो मिट्टी के अंदर भर गया पानी। अब केचुए के यानी कि केचुए क्या है सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो बरसात के टाइम क्या करते हैं, वो मिट्टी से बाहर निकलते हैं, मिट्टी से बाहर निकल कर किसकी तरफ मूव करते हैं, सूखे की तरफ मूव करते हैं। तो भाई जो हमारा कमरा था उस तरफ वो मूव करते थे, यानी जो ऑफिस था जहाँ पर हम बैठते थे या कस्टमर वगैरह आके बैठते थे, वो बरसात के टाइम उस तरफ मूव करते थे। तो हम क्या करते थे उनसे बचने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, अब कहाँ तक उनसे जो है भगाते फिरोगे उनको, है ना, और मुझे तो वैसे भी घिन सी आती थी उनको उस समय। तो क्या करते थे उनको जो है जनरली आपका इस तरीके से नमक छिड़क दिया जाता था, इस तरीके से नमक, हम जो टेबल सॉल्ट होता है ना, यानी कि जो नमक होता है, जो किचन के अंदर नमक होता है, वो नमक छिड़क देते थे। तो वो यहाँ तक आते थे और आके फिर आगे नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्हें जैसे ही नमक लगता था उनकी स्किन पे
जल जाती थी उनकी, है ना, और वो वापस मुड़ लेते थे। तो बस वही आपका तरीका, यानी कि ये आपके कहने का मतलब ये है कि इनकी जो त्वचा होती है, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप जो है इन्हें जिंदा रहने के लिए या इनसे अच्छा काम लेने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम पीएच देना पड़ेगा, यानी न्यूट्रल पीएच देना पड़ेगा, जो कि कितना होगा, 6.5 से 7.5 होगा। तो बताओ पीएच आपको याद रहेगा, 6.5 से 7.5 होगा। तो आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे वर्मी कंपोस्ट के अंदर, कि जनरली आपका आइडियल कंडीशन फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के लिए आदर्श परिस्थितियां। तो आदर्श परिस्थितियां क्या है, 18 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 60 से 70% जो है नमी यानी मॉइस्चर होना चाहिए, और 6.5 से 7.5 जो है आपका पीएच होना चाहिए। ये आपकी क्या है, आइडियल कंडीशन है, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग बताइए। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। अब एग्जाम के अंदर अगर आप ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं ना, तब भी किसी एग्जामिनर में दम नहीं है कि आपके नंबर काट ले। लेकिन हाँ, अगर आपको कहानी लिखनी है, आपको बड़ा बनाना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनरली जो है अर्थवॉर्म यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए तापमान 18 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, नमी या फिर मॉइस्चर जो है वो 60 से 70% चाहिए होती है, पीएच 6.5 से 7.5 जो है आपका पीएच चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप कहानी भी लिख सकते हैं, या ऐसे पॉइंट टू पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, यकीन मारो मेरा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने वर्मी कंपोस्ट तो बना ली, हमने खाद तो बनानी, लेकिन अब उसे जनरली जो है खेत के अंदर डालना कितना है, कैसे डालना है और कितना डालना है। यानी कि हमने वर्मी कंपोस्ट क्यों बनाई, पौधों को देने के लिए तो बनाई है ना। तो खेत के अंदर जो है उसे कितना डालना है, तो उपयोग दर है, यानी कि एप्लीकेशन रेट यहाँ पर बताया गया। तो उपयोग दर देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए आपकी जर्नल की बात करता हूँ, अगर खेत है जर्नली, ठीक है, तो उस केस के अंदर फील्ड क्रॉप्स जैसे कि आप धान हो गया, या फिर आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, ये अगर उगा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको 1 हेक्टेयर में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 हेक्टेयर के अंदर आपको कितना डालना है, 5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। यानी 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर 5 टन, 5 टन का मतलब 5000 केजी जो है वर्मी कंपोस्ट आपको डालनी है। देन आपका वेजिटेबल यानी सब्जियों के केस के अंदर 5 से 7.5 टन पर हेक्टेयर, यानी कि 5 से 7.5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालनी है। ठीक है, देन आपका मान लीजिए एक पौधा है, किसका, फ्रूट का, यानी फलों के पौधों के अंदर आपको जनरली जो है फ्रूट ट्रीज के अंदर एक पौधे की बात हो रही है, ध्यान रखना, एक पौधे की, तो 5 केजी क्या करेंगे, एक पौधे में आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है भाई, कौन याद कर रहा है मुझे, है आप में से कोई याद कर रहा है क्या, बार बार हिचकियां आ रही हैं मेरे को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स, यानी कि फूलों वाले या फिर दूसरे पौधे हैं, उनमें आप 1 से 2 केजी पर प्लांट के हिसाब से डालेंगे। जैसे गमले वगैरह है ना, गमलों वगैरह में आपने अगर पौधे वगैरह को लगाया हुआ है, या फिर मान लीजिए आपका कोई आपने अपने बगीचे में फ्रूट का प्लांट लगाया है, आड़ू हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, अमरूद, जो भी लगाया हुआ है आपने, तो उससे एक पेड़ के जड़ में आप कितने 5 केजी पर प्लांट के हिसाब से जो है वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, वो आपका सफिशिएंट है। ये उपयोग दर होगी जो कि आपको प्रयोग में लेनी है। नेक्स्ट जो है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट कितना होता है ना, ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर आपको लिखना भी है। तो न्यूट्रिएंट इतना इसके अंदर कितना है, 2.5 से 3% इसके अंदर क्या है, आपका नाइट्रोजन है, 1% इसके अंदर फॉस्फोरस है, और आपका 1.5% इसके अंदर क्या है, पोटेशियम है। कहानी खत्म। यानी कि आपको अगर कहानी लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसके अंदर आपका 2.5 से 3% तक जो है इसके अंदर, यानी 2.5 से 3% तक क्या है इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, 1% जो है इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, और आपका 1.5% इसके अंदर क्या होता है, आपका जनरली जो है पोटेशियम होता है। बस आपका यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये टेबल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, टेबल किस चीज की है भाई बताओ। हाँ,
ये टेबल है आपकी बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर मैंने क्या बताया था, यानी ऐसे खाद, ऐसे मैन्योर जिसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं, न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से उन्हें खेत के अंदर ज़्यादा डालना पड़ता है। तो हमने जो है FYM सबसे पहले गोबर की खाद के बारे में पढ़ा था, याद है सभी को। तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 0.5, 0.2 सॉरी 0.2, 0.5। यानी कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये टेबल में मैं ऊपर लिख देता हूँ, कहे नहीं तो आपको पहचान में ही नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये किसकी है, फोस्फोरस की वैल्यू, और ये किसकी है, पोटेशियम की वैल्यू है। तो कंपोस्ट के अंदर 1.5, 0.4, 1.4 ये आपकी कंपोस्ट की होगी। ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद की ये वैल्यू आपकी याद, अगर आप याद रख सकते हैं ये वाली तो याद रखना, अदरवाइज इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। बट मैं आपको ये टेबल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को याद हो जाता है इजीली, तो कुछ बच्चे आप इनको याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाली जो टेबल है ना, ये आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगी भाई, है ना। इसके साथ ही साथ अगर आपके प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए आपके सेमेस्टर में MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर भी एग्जामिनर यहाँ से दे देता है कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर -% नाइट्रोजन होती है, वर्मी कंपोस्ट के अंदर -% नाइट्रोजन, -% फॉस्फोरस, -% जो है पोटेशियम होते हैं। तो आपको वैल्यू पता होगी तभी तो आप भर पाओगे ना। तो ये मैंने एक साथ आपको टेबल दे दिया, इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना। नाइट सोयल का पता क्या होता है, नाइट सोयल होती है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, यानी हमारे द्वारा जो एक्सक्रीटा निकाला जाता है उसका प्रयोग भी हम एज अ खाद के रूप में करते हैं। अच्छी छी सर, मतलब पौधे उसको खाते हैं और फिर हम उनको खा लेते हैं। हाँ भाई, ऐसा ही होता है ना। पौधे इस नाइट सोयल का प्रयोग करते हैं तो उसको पहले पौधे खाते हैं और उसके बाद उसको वापिस से आप खा लेते हो। फैलाओगे गंदगी, बताओ गंदगी फैलाओगे आज से, है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, पौधे न्यूट्रिएंट लेते हैं बस। ठीक है, गच्चा जी मत करो, सब्जी खानी है अभी शाम को। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में, यानी सांद्र जो है जैविक खाद, या फिर कह लीजिए आपका कंसंट्रेटेड जैविक खाद के बारे में। तो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बताओ, मैंने आपको क्या बताया था। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जनरली क्या है, न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यानी न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है इनके अंदर जो है ज़्यादा होता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है इनके अंदर, क्या होता है, हाई होता है। यही बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है इनके अंदर, हाई होता है। और इन्हें क्या है, लो अमाउंट में जो है खेत के अंदर डाला जाता है। यानी लो अमाउंट में क्या है, इनका जो है एप्लीकेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं खेत के अंदर। ठीक है, खेत के अंदर क्या है, लो अमाउंट में इनको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बताओ, यही बात मैंने आपको बताई थी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब यानी न्यूट्रिएंट क्या है इनमें कंसंट्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कंसंट्रेट का मतलब समझते हो, कम में ज्यादा चीज, कम में ज्यादा चीज। जैसे मैंने आपका प्रोटीन वाला एग्जांपल दिया था ना, एक हाथ में दाल की कटोरी है, एक हाथ में प्रोटीन पाउडर है, बताओ ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर है, इस वाले में है ना। तो वही चीज है आपका, क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहां पर देखिए, आपका ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ये जो पहली क्लास मैंने ली थी खाद की, मैन्योर की, तब मैंने इस बारे में आपको पढ़ाया था। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती हैं, तो हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, यानी कि इनके अंदर क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और इसलिए थोड़ी मात्रा में क्या है, ये आपके खेत के अंदर डाले जाते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका था, है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था ऑयल केक्स का, बोन मील का। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया था पोल्ट्री मैन्योर का, है ना, पोल्ट्री मैन्योर का। तो आपका देखिए, ये जो पोल्ट्री मैन्योर है ना, ये पोल्ट्री मैन्योर आपकी कई बार कंसंट्रेटेड में भी आ जाती है और कई बार जो है आपकी बल्की में भी काउंट कर ली जाती है। तो आप इसको एक काम करो, इस वाले को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पर आप इसको काम करना, इसको किसके अंदर काउंट करना, आप बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर काउंट करना। ठीक है, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर जो है आप इसको काउंट करेंगे। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में ही मैंने आपको इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट कुछ बुक्स के अंदर आपको ये कंसंट्रेटेड में भी मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा खासा होता है, काफी मात्रा में देखने को मिलता है। क्लियर होगी बात। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ऑयल केक्स था ना, यानी तेल की खली थी,
उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में हल्का हल्का सा डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपका इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है, आपको पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। अब भाई इतनी देर से 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या 1 घंटे में जो मैंने पढ़ाया क्या आप उससे 3-4 पेज नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते क्या? देखिए यहाँ पर कितनी 16 स्लाइड हो चुकी है, अभी तक और भी आपकी आएंगी, तो भाई इतना कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो अब क्या होता है। मुझे बताओ आपके घरों में कौन से फसल का तेल खाया जाता है? कौन सी फसल का नहीं, या किसका तेल खाया जाता है? आपके घरों में किचन में किसका तेल प्रयोग करते हैं? सरसों का प्रयोग करते होंगे, है ना। इसके अलावा सोयाबीन का तेल, जो रिफाइंड आप खाते हैं वो क्या होती है? सोयाबीन का तेल होता है कि नहीं होता है? इसके अलावा घी प्रयोग करते हो, घी आपका पौधों से नहीं मिलता, वो आपका जानवरों से मिलता है, यानी कि मिल्क से, दूध से निकाला जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ, मैं तिल के तेल की बात कर रहा हूँ, मैं आपका यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिफाइंड की, यानी कि सोयाबीन के तेल की बात कर रहा हूँ। प्रयोग में लेते हैं ना, लेते हैं। तो ये आपका तेल कहाँ से आता है? सरसों का तेल कहाँ से आता है बताओ? सरसों के जो बीज होते हैं उनके बीज में तेल होता है। तो जब आप तेल निकाल लेते हैं उसके बाद क्या बचता है? तेल तो आपने निकाल लिया, उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, बाद में जो बचता है वो क्या होता है बताओ? बाद में आपने देखा होगा कोल्हू की दुकान पे, अगर आप कई बार गए होंगे, कोल्हू पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा इस तरीके की खली बचती है ना का, जिसे आप जो है कई लोग आपके जानवरों को सानी भी लगाते होंगे, जानवरों को खिलाते भी होंगे। तो ये जो खली है ना, यानी ये जो खली देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑयल केक्स कह देते हैं ना। आप सोच रहे ऑयल केक हो भाई, कुछ खाने वाली चीज होगी, है ना। खाने वाली चीज नहीं है भाई, ये हमारे खाने वाली चीज नहीं है, जानवरों को खिलाने वाली चीज है, यानी कि जानवर इसको खाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑयल केक्स कहते हैं, यानी कि खली इसे कहा जाता है, या फिर तेल की खली इसे कहते हैं। बात समझ में आई? सभी बच्चों ने देखी भी होगी, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो यहाँ देख लो भाई। अब ये जो ऑयल केक्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक तो वो ऑयल केक्स होती हैं जिन्हें जानवरों को हम खिला सकते हैं, एक वो होती हैं जिन्हें जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता। 2 तरह की होती हैं, एक वो जो जानवरों को खिलाई जा सकती हैं, एक वो जो जानवरों को नहीं खिलाई जा सकती। अब कौन सी जानवरों को खिलाई जा सकती है, कौन सी नहीं खिलाई जा सकती, वो बात ध्यान से सुनो। हम लोग कौन कौन सी फसल का तेल खा सकते हैं बताओ? सरसों का तेल हम खा सकते हैं, बताओ, सरसों का तेल हम खा सकते हैं, तिल का तेल हम जो है खा सकते हैं, इसके अलावा सोयाबीन का तेल हम खा सकते हैं, कोकोनट का तेल हम खा सकते हैं, सनफ्लावर का तेल हम यूज कर सकते हैं, सैफ्लावर का तेल हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सभी का तेल हम प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इनकी जो खलियां होती है ना, उन खलियों को जानवर भी खा सकते हैं। अगर हम खा सकते हैं तेल को, तो जानवर उनकी खली को खा सकते हैं, बात खत्म हुई। देन इसके अलावा कैस्टर, अरंडी के बारे में सुना है आपने? अरंडी बताया ना मैंने, अरंडी के बारे में पढ़ाया था आपको, बताओ। फील्ड क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन जब करवाया था तो अरंडी कैस्टर के बारे में बताया था ना। तो उसके बीज से भी क्या तेल निकलता है। तो जो कैस्टर ऑयल होता है वो हम खाते नहीं है, वो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं। महुए के तेल हम खाते नहीं है, मेडिसिनल पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नीम का जो सीड होता है उसके सीड से भी तेल निकलता है, तो वो हम खाते नहीं है, वो हम क्या है एज अ इंसेक्टिसाइड के रूप में या फिर आपका एज अ मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, आपके ऐसे तेल हैं जिसका हम कंज्यूम नहीं करते, यानी खाते नहीं है, उनको दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनके खली को जानवर भी नहीं खा सकते। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब लिखवा देते हैं। देखिए यहाँ पर, आफ्टर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड द रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन इज ड्राइड एज केक विच कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर। यानी तेल बीजों से तेल निकालने के बाद जो ठोस भाग बनता है उसे सुखाकर खली के रूप में क्या है प्रयोग में लिया जाता है। वो क्या कहलाता है? आपका ऑयल केक्स कहला जाता है, यानी कि तेल की खली उसे कहते हैं। ये आपकी 2 प्रकार की होती है, जैसे आपको यहाँ पर देख रहा होगा, ये कैस्टर कह रहा हूँ, मस्टर्ड केक है, और ये आपका जनरली क्या है, नीम ऑयल केक है, ठीक है, नीम ऑयल केक है। तो ये खा सकते हैं जानवर, ये नहीं खा सकते। तो हम दोनों का ही प्रयोग किसके लिए करते हैं जनरली? चलिए इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो हम दोनों का ही प्रयोग जो है वो जानवरों को खिलाने के लिए, सॉरी जानवरों कह रहा हूं, दोनों का ही प्रयोग जो है वो हम खाद के रूप में जो है कर सकते हैं। तो आपका यहां पर लिख लीजिए, ऑयल केक्स क्या है, आपकी 2 तरीके की होती हैं। ऑयल केक्स जनरली जो है आपकी, ऑयल केक्स को हम 2 ग्रुप के अंदर बांट सकते हैं। 2 टाइप से जो है ऑयल केक्स के होते हैं। एक होंगे एडिबल। एडिबल का मतलब क्या है? खाद्य, यानी हिंदी वाले लिख लीजिए भाई, एडिबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? खाद्य, यानी कि जिन्हें क्या है जानवरों को खिलाया जा सकता है।
नॉन एडिबल जो कि क्या है आपके जानवरों को नहीं खिलाए जा सकते, यानी कि अखाद्य। अखाद्य लिख लोगे ना भाई हिंदी वाले, चलो लिख देता हूँ, कहेंगे सर हमारे साथ ना इंसाफी कर देते हो आप लोग, है ये से कहेंगे हम अखाद्य यानी कि जानवरों को नहीं खिला सकते। अब एग्जाम्पल बताओ इसमें कौन कौन से आएंगे भाई। एग्जाम्पल एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है कि एडिबल ऑयल केक्स ये है, नॉन एडिबल ऑयल केक्स ये है, ठीक है। बताइए अब कौन कौन से एग्जाम्पल है। क्या क्या बताया था मैंने यहाँ पर, मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली, मस्टर्ड केक हिंदी वाले लिख लेना भाई, सरसों की खली, ठीक है। मस्टर्ड केक का मतलब क्या है, सरसों की खली। दूसरा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोयाबीन केक। तो सोयाबीन का केक जो है यहाँ पर सोयाबीन का ही केक रहेगा, ठीक है, सोयाबीन केक। वैसे सोयाबीन का केक नहीं होता है, सोयाबीन रहने दो भाई। सोयाबीन का जनरली जो है हम खली नहीं बनाते हैं, सोयाबीन की क्या बनती है, बढ़िया बनती है, जिसे आप लोग खाते हैं, ठीक है। तो सोयाबीन मत लिखिए, सोयाबीन को रहने दीजिए। कोकोनट केक लिख दीजिए, कोकोनट केक हो गया आपका। इसके अलावा जनरली मस्टर्ड, कोकोनट, देना आपका सिसेमम, यानी सिसेमम को हम कहते हैं तिल, सिसेमम को क्या बोला जाता है, तिल। तो तिल की खली जो है वो भी आपकी क्या है, प्रयोग में ली जाती है। देन इसके अलावा सनफ्लावर, सनफ्लावर को क्या कहते हैं हम, सूरजमुखी, सनफ्लावर को क्या कहते हैं हम, सूरजमुखी, ठीक है। देन आपका सैफ्लावर, सैफ्लावर को जनरली क्या बोला जाता है आपका, कुसुम, सैफ्लावर को क्या बोला जाता है, कुसुम। हालांकि ये फील्ड क्रॉप्स के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको ये चीजें बताई थी। इधर आ जाइए, नॉन एडिबल। तो नॉन एडिबल के अंदर सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, बताइए भाई, कैस्टर केक। कैस्टर केक का मतलब यानी अरंडी केक। तो अरंडी केक को जनरली क्या है आपका, हम नहीं खाते हैं, ना ही जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक है। ना ही इसके ऑयल को हम खाते हैं, ना ही इसके केक को जानवरों को खिलाया जाता है। देन आपका नीम सीड केक, यानी कि नीम सीड केक, ठीक है। तो नीम सीड केक वो भी क्या जनरली आपका प्रयोग में लिया जाता है। इसके साथ अगर कॉटन सीड केक, यानी कॉटन के जो बीज होते हैं उससे भी क्या है ऑयल निकलता है, तो वो आपका क्या है, कॉटन सीड केक होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा महुआ केक। महुआ जनरली क्या है आपका एक ऑयल जो है, एक बीज होता है जिससे ऑयल निकलता है, वो आपका महुआ केक हो गया। इसके अलावा आपका जैट्रोपा केक, जैट्रोपा जनरली क्या है आपका, इससे ये भी एक अरंडी की तरह ही होता है, तो इससे भी क्या आपका तेल निकलने के बाद केक बनता है। तो ये आपके ऐसे केक हैं जिनको हम जानवरों को नहीं खिलाते हैं। तो देखिए, ये जो एडिबल है और नॉन एडिबल है, दोनों ही हम क्या कर सकते हैं, जनरली जो है आपके मैन्योर के रूप में प्रयोग में लिए जा सकते हैं। यानी एडिबल एंड नॉन एडिबल, नॉन एडिबल सभी बच्चे लिख लेंगे। यानी यहां पर क्या लिखना है, एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल केक्स, ऑयल केक्स आर यूज्ड एज मैन्योर। यानी कि जो खाद्य और अखाद्य जो खलियां हैं या आपके तेल की खली है, उनको हम मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली यहां पर लिख दिएगा, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, आपकी जो एडिबल ऑयल होती हैं, ठीक है, जो एडिबल ऑयल केक्स होती हैं, एडिबल ऑयल केक्स जो होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, आपका जानवरों को यानी एनिमल फीड के लिए, यानी जानवरों को खिलाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रयोग में लेते हैं, जानवरों को खिलाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। ये यहाँ पर आपका सारा लिखा हुआ है। हिंदी वाले, हाँ भाई हिंदी वालों को नहीं दूंगा मैं, ठीक है, नाराज मत हो। ये रहा हिंदी वालों का भी भाई, ठीक है, हिंदी वालों के लिए ये रहा, और ये रहा आपका इंग्लिश वालों के लिए। तो बोथ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल केक्स कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर। ऑयल यानी कि ऑयल, देखिए एडिबल ऑयल केक्स आर फीड टू कैटल एंड नॉन एडिबल ऑयल केक्स आर यूज्ड एज मैन्योर, ठीक है। तो दोनों को हम मैन्योर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ज्यादातर आपका क्या किया जाता है, जो एडिबल वाले हैं वो जानवरों को खिलाए जाते हैं, जो नॉन एडिबल वाले हैं वो हम एज अ मैन्योर के रूप में प्रयोग में लेते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की खलियों का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जा सकता है। हालांकि खाद्य खलियों का प्रयोग मवेशियों को खिलाया जाता है, मवेशियों का मतलब यहाँ पर जानवर है, ठीक है। और अखाद्य खलियों का प्रयोग विशेष रूप से बागवानी फसलों के लिए खाद के रूप में क्या है, प्रयोग में लिया जाता है, किया जाता है। अब ये बात इतनी समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि इन खाद को हम खेत के अंदर प्रयोग कब करते हैं, कब इन्हें खेत के अंदर डालना चाहिए। तो इनका प्रयोग खेत के अंदर कब करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको आज क्या करनी है, फसल की बुआई करनी है, तो आज से आप 7 से 10 दिन पहले क्या करेंगे, इन्हें खेत के अंदर डालेंगे।
आज से 7 से 10 दिन पहले क्या करेंगे, इन्हें खेत के अंदर डालेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट है ना, वो न्यूट्रिएंट आपके एकदम से पौधे को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मान लीजिए ये जनरली क्या है, आपका खेत है, और इसमें जो है मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे ये खेत हो गया, यानी मिट्टी होगी, इसके अंदर क्या है आपका, ये पौधा हो गया, ये पौधे की जड़ें होंगी। चलिए पौधे को मैं बना देता हूँ भाई, ठीक ठाक ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए आपका पौधा बन गया अच्छा खासा, ठीक है। अब जैसे हम फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि इसके मैन्योर के बाद हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, यानी उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। यूरिया के बारे में सुना है, वो फर्टिलाइजर है। डीएपी के बारे में सुना है, वो फर्टिलाइजर है। एमओपी के बारे में सुना है, वो फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर, एनपीके के बारे में सुना है, वो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक है। तो उर्वरक के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में इसके यानी कि कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। आज जो है मैन्योर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को इसके अंदर डालते हैं, यानी कि अगर हमने क्या किया, फर्टिलाइजर को जो है खेत के अंदर डाला, तो फर्टिलाइजर क्या करता है आपका, इमीडिएटली का मतलब क्या है, यानी तुरंत की तुरंत जनरली क्या है आपका न्यूट्रिएंट, इमीडिएट क्या है आपका एनपीके की सप्लाई करने लगता है। न्यूट्रिएंट जो है वो पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑयल केक्स डालते हैं, यानी कि तेल की खली डालते हैं या खलियां डालते हैं, तो पहली बात, वो खलियां डाली कैसी जाएंगी, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, वो देखिए खली आपकी किस तरीके की, इस तरीके की देखने को मिलती है, यानी कि इस तरीके से बड़ी बड़ी होंगी। तो आप इस तरीके से खेत के अंदर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी, प्लस जो है वो आपकी ठीक से भी पड़ेंगी भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका चूरा बनाएंगे। इस तरीके से हमने चूरा बना लिया। चूरा बनाने के बाद उस चूरे को हम क्या करेंगे, खेत के अंदर डालेंगे। और कितने दिन पहले डालेंगे, 7 से 10 दिन पहले क्या है, 10 यानी कि 7 to 10 days बिफोर, 10 days बिफोर सोइंग यानी कि बुआई के 7 से 10 दिन पहले क्या है आपका डाला जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो एनपीके है, यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, वो पौधे को एकदम से अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपका टाइम लगेगा पौधे को अवेलेबल होने में। उसके लिए एक जो है आपका प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, मिनरलाइजेशन जो है आपका, मिनरलाइजेशन क्या है वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना जानिए, मिनरलाइजेशन जो है वो आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या है, इस खाद यानी जो ऑयल केक्स हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट यानी एनपीके होते हैं, वो आपके ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। तो ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या है आपका होता है। यहाँ पर चलिए लिख लीजिए, मिनरलाइजेशन आपका क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो आपके किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या है आपके, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के रूप में क्या है आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। और पौधा जो है ना, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है, इसे मिनरलाइजेशन कहा जाता है। अब हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में क्या कहेंगे, तो भाई लिख लीजिए, हिंदी में कहेंगे खनिजीकरण। हिंदी में क्या बोला जाएगा, आप देखना स्पेलिंग, खनिजीकरण, ठीक है। तो भाई थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, यही होगी मेरे ख्याल से खनिजीकरण की, या फिर जी पे हो सकता है उधर की वाली मात्रा हो, ठीक है। वैसे खनिजीकरण यही है। तो मिनरलाइजेशन याद रखना, या खनिजीकरण भी जो है हिंदी वाले याद रख सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, आपका खनिजीकरण कहा जाता है। तो लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं खनिजीकरण होने में या मिनरलाइजेशन होने में। इसलिए हम 7 से 10 दिन पहले क्या करते हैं, इसको डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 7 to 10 days बिफोर, ठीक है, 7 to 10 days बिफोर। चलिए पीडीएफ में आपको ये कहाँ पर दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे पक्का, ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे इसको। आगे चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑयल केक्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडिबल ऑयल केक्स यानी जो खाने योग्य होती हैं, नॉन एडिबल ऑयल केक्स जो आपकी खाने योग्य नहीं होती। किसके खाने योग्य, जानवरों के खाने योग्य। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीजें कवर कर दी हैं, ठीक है। देन इसके अलावा कुछ आपकी कंसंट्रेटेड मैन्योर और भी हैं। इसके अलावा भी कुछ और कंसंट्रेटेड मैन्योर हैं, कौन से हैं ध्यान से सुनो, ठीक है। हॉर्न एंड हूफ मील,
हॉर्न का मतलब होता है सींग, किसके सींग? जानवरों के। हूफ का मतलब होता है खुर, किसके खुर? जानवरों के, ठीक है। देन इसके अलावा रॉ बोन मील, रॉ बोन मील का मतलब, बोन मतलब हड्डियां, रॉ का मतलब कच्ची, यानी जानवरों की हड्डी, जैसे ही जानवर मर जाते हैं उसके बाद उनकी हड्डी बचती है वो, ठीक है। स्टीम्ड बोन मील यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर, जो हड्डी है ना उसका अच्छे से उसको स्टीमिंग वगैरह दी है, उसको अच्छे से जो है साफ सूफ करके फिर आपकी ये बनाई है ना। अब मील का मतलब देखिए, समझिए सबसे पहले मील का मतलब क्या है। यहाँ पर भी आपका मील शब्द है, यहाँ पर भी मील शब्द है, और यहाँ पर भी मील शब्द है। मील शब्द का मतलब क्या है, यानी कि जो सींग थे, खुर थे, हड्डियां थी, या फिर आपकी स्टीम्ड हड्डी थी, उसका हमने क्या किया, चूरा बनाया। तो वो चूरा जो बनाया वही आपका मील कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, ये जो अदर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है इसके अंदर हॉर्न एंड हूफ मील आ जाता है। हॉर्न का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका सींग, सींग और खुर, सींग और खुर खाद जो है, हम खुर की खाद इसे कह सकते हैं, खुर की खाद जो है इसे बोला जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो जानवरों के सींग होते हैं या खुर होते हैं, खुर का मतलब समझते हैं ना, जो इनका पैर होता है, ठीक है, वो जनरली क्या है आपके सींग और खुर को हम क्या करते हैं, चूरा बनाते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उसको हम एज अ खाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ये आपका रॉ बोन मील, यानी यहाँ पर क्या है आपका हड्डी का चूरा, हड्डी की खाद जो है वो आपकी क्या प्रयोग में ली जाती, हड्डी की खाद को क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। यानी जो हड्डियां होती हैं जानवरों की, जो कसाई खाना है जहां पर जानवरों को काटा जाता है, काटने के बाद उनका मांस तो बेच देते हैं, बचती क्या है, हड्डियां बचती हैं, तो वो हड्डियां क्या करते हैं, हम खाद बनाने के लिए प्रयोग में करते हैं। इसी तरीके से सींग और खुर भी निकलते हैं वहां पर उनके, तो वो क्या है, हम जो है जनरली आपका किसके लिए प्रयोग में ली जाती हैं, वो आपकी खाद बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। स्टीम्ड बोन मील का मतलब यानी कि उनको थोड़ा हीट करते हैं, स्टीम करते हैं, उसके बाद क्या आपकी खाद बनती है। तो ये आपकी अदर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में होगी, यानी कि एग्जाम्पल लिख देंगे आप वहां पर इनके, ठीक है। देन आपकी ये टेबल आपकी रही, इसको आप और एज यूजुअल जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आपके इधर ऑयल केक्स दिए हुए हैं, कौन से, एडिबल ऑयल केक्स, इधर आपके सॉरी नॉन एडिबल ऑयल केक्स यानी जिन्हें आप खा नहीं सकते, और ये आपका है एडिबल ऑयल केक्स जिन्हें जानवर नहीं खा सकते, आप नहीं, ठीक है, जिन्हें जानवर नहीं खा सकते, एडिबल जिन्हें जानवर खा सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी लिस्ट है, ये नाम दिए हुए हैं, और ये इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू है कि इतने परसेंट इनके अंदर नाइट्रोजन होती है, इतने परसेंट फॉस्फोरस होती है, इतने परसेंट पोटेशियम होती है। अब मैं इसको पढ़ाने बैठता हूँ, जैसे कैस्टर केक के अंदर 4.3% नाइट्रोजन होती है, 1.8% फॉस्फोरस होती है, 1.3% जो है पोटेशियम होती है। महुआ केक के अंदर 2.5% नाइट्रोजन होती है, 0.8% फॉस्फोरस होती है, 1.2% जो है पोटेशियम होती है। कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो बस आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इतना आप समझ ही चुके होंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। ये आपका ऑयल केक्स की टेबल है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू को बताया गया कि इस ऑयल केक के अंदर इतनी न्यूट्रिएंट होती है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर ये कंप्लीट टेबल आपको मिल जाएगी एज यूजुअल। जितना आप याद कर सकते हैं उतना याद कर लेना, वैसे एग्जाम्पल के लिए 2-3 याद कर लेना ताकि एग्जाम में आप लिख सको अगर आपसे पूछा जाए कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। तो नेक्स्ट आपका ये टेबल, यहाँ पर जो अदर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हमने पढ़े थे ना, यानी जैसे ब्लड मील के बारे में, ब्लड मील नहीं बताया, यानी जो खून होता है ना, खून को हम सुखाते हैं उसका चूरा बनाते हैं, वो आपका ब्लड मील कहलाता है। मीट मील का मतलब यानी जो मांस होता है उसका हम चूरा बनाते हैं। मील का मतलब बता दिया ना, तो सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। फिश मील यानी मछली को सुखाते हैं और उसका फिर चूरा बनाते हैं, ठीक है। हॉर्न एंड हूफ मील, रॉ बोन मील, स्टीम्ड बोन मील सब बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो ये क्या है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है, जिसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ये दे है, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो गई है, यानी खाद जो हमारा टॉपिक था, मैन्योर जो टॉपिक था, वो हमारा कवर हो चुका है। और इसके साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप रहा, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से स्कैन करके, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक नहीं नजर आ रहा है तो पुरानी वीडियोस के अंदर जाइए, वहां पर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, सारी चीजें समझ आई या नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिव्यू है वो मुझे ताकत देता है, वो मेरी हिम्मत है, वो मेरी शक्ति है। तो प्लीज वो रिव्यू जरूर देना, इतना हक जो है मुझसे मत छीनो, है ना। वीडियो के अंदर जरूर बता, यानी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपको कैसा लगा पढ़ाने का तरीका, और आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इतना अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। अगली क्लास के अंदर हम जो है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।